हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के उस्ताद यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप सीखते हैं ए टू जेड कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर लेकर आया हूँ एक ऐसी सीरीज जहां पर बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की पूरी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस में यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। एक ओके, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो पीछे जाके देख लीजिएगा। हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन टेंस, जो लगभग इंग्लिश की बैकबोन होता है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं और हम धीरे धीरे बच्चे 50% को कवर करने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए आज एक नया मॉड्यूल में लेकर आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ देयर। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा, देयर इज अ बॉल, देयर इज द पिक्चर, देयर इज द पर्सन। बहुत सारी चीजों में आपने देयर सुना होगा। आज कैसे इसका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं, ये सब हम जानेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करते हैं हमारे गोल्डन वर्ड ऑफ द डे के साथ। जी हाँ, ये है हमारा गोल्डन कोट ऑफ द डे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जी हाँ, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी गई है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में। इसका ये मतलब है कि हम ज्यादातर परेशान होते हैं पास्ट को लेके। देखिए, मैं मानता हूँ पास्ट में हमसे कई बार कुछ गलती हो जाती है, कुछ गलत डिसीजन हम ले लेते हैं, बट एट द लास्ट वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। ओके, हम इंसान हैं, गलती करते हैं, इसलिए हम इंसान हैं, नहीं तो हम भगवान नहीं हो जाते। तो जो बीत गया सो बीत गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। दिमाग में बिठा लीजिए, इस घड़ी के पहले तक जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आने वाला कल आपके हाथ में है। जी हाँ, फ्यूचर आपके हाथ में है। अब आप सोचेंगे फ्यूचर आपके हाथ में है, यानी कि अगर आप अपने प्रेजेंट में मेहनत करते हैं, प्रेजेंट को अच्छे से जीते हैं, प्रेजेंट में मेहनत करते हैं, तो आपका आने वाला कल अपने आप सुनहरा हो जाएगा। ओके, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, अच्छे से सारी क्लासेस को फॉलो करेंगे और प्रॉपर नोट्स बना के प्रैक्टिस करेंगे, तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको एक दिन जरूर मिलेगा। ओके, खुद आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे धीरे धीरे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, देयर का यूज कहाँ होता है, तो ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। जिस हिंदी सेंटेंस में, यहाँ पे जो स्टार्टिंग की लाइन लिखी हुई है, जिस हिंदी सेंटेंस में पहले या दूसरे वर्ड के बाद में, पर या नीचे इस तरह की कोई भी पोजीशन, जैसे पीछे, ऊपर, आगे आदि हो, तो देयर का यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा। जिस हिंदी सेंटेंस में पहले या दूसरे वर्ड के बाद आपको में, पर, नीचे इस तरह की कोई भी पोजीशन दी हो, जैसे पीछे, ऊपर, आगे आदि, तो वहां पर देयर का यूज करते हैं। जी हाँ, ओके, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। छत पर एक बंदर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ गया पर, वही चीज यहाँ पे लिखी गई थी। ओके, वही चीज ऊपर लिखी गई थी। ओके, छत पर एक बंदर है, देयर इज मंकी ऑन द रूफ। कमरे में बहुत मच्छर थे। लुक एट दिस, लिखा था ना पहली लाइन में, जिस हिंदी सेंटेंस में पहले या दूसरे वर्ड के बाद आपको मैं दिखे, पर दिखे या नीचे दिखे, साथ ही साथ कुछ पोजीशन दी हो, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, तो वहां पर देयर का यूज करते हैं। छत पर एक बंदर है, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। अब देखिए, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले टेंस कराए थे। अगर आपके टेंस क्लियर है तो जहां जहां पे भी टेंस चेंज होगा वहां पे वर्ड्स चेंज होंगे। अब देखिए, पहले सेंटेंस में इज लगा है, ये प्रेजेंट का है। कमरे में बहुत सारे मच्छर थे, इसीलिए यहाँ पे वर लगा है। तो अगर आपने टेंस के क्लियर नहीं है कंसेप्ट आपके, तो पीछे जाके टेंस की वीडियो देख लीजिएगा। मैंने वहां पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सारे टेंस आपको डिटेल में पढ़ा। ओके, तो छत पर एक बंदर है, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। ओके, कमरे में बहुत मच्छर थे, पास्ट की बात हो रही है। देयर वर लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज इन द रूम। मच्छर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉस्किटो। तो कमरे में बहुत मच्छर थे, देयर वर लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज इन द रूम। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए एक नोट दिया हुआ है यहाँ पर, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें भी देयर का यूज होता है। ओके, अब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, भी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है। ओके, जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है सब्जेक्ट। ओके, छत पर एक बंदर है, देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके सब्जेक्ट मौजूद थे। ओके, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट मौजूद था। ओके, मच्छर,
मंकी, ओके, जैसे मंकी, मॉस्किटोज, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता। चिंता की कोई बात नहीं है, अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है? कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ऊपर तो बंदर के बारे में बात हो रही थी तो सब्जेक्ट बंदर हो गया, मच्छर के बारे में बात हो रही थी तो मच्छर हो गया सब्जेक्ट, ये आपके सब्जेक्ट हो गए जिसकी बात हो रही है, ओके। लेकिन अब नीचे के सेंटेंस में चिंता की कोई बात नहीं है, अब यहाँ तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, किसके बारे में बात हो रही है? एक तो नॉर्मल वर्ड है ये, ओके, नॉर्मल वर्डिंग की हुई है एक सेंटेंस की, तो ऐसे सेंटेंस में भी देयर लगाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, दैट्स इट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता की कोई बात नहीं। इस साल अच्छी फसल होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, देयर विल बी गुड क्रॉप दिस ईयर, अब यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ओके, हमने लगा दिया देयर। अब कोई समस्या नहीं थी, नाउ देयर वाज नो प्रॉब्लम, अब तो कोई दिक्कत थी, नाउ देयर वाज नो प्रॉब्लम। तो जहां पर सब्जेक्ट मौजूद होता है वहां पर तो देयर आता ही है। कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ओके, जिसकी मेन बात हो रही है तो वो होता नहीं है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट होता नहीं है, ओके, तो वहां पर भी हम देयर लगाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ओके, ओके। अब देखिए टेंस भी यहाँ पे, चिंता की कोई बात नहीं है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इस साल अच्छी फसल होगी, तो देयर विल बी गुड क्रॉप दिस ईयर, फ्यूचर है तो विल। कोई समस्या नहीं थी, पास्ट था तो वाज, नाउ देयर वाज नो प्रॉब्लम। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंसेस बदलेंगे देयर के साथ, लेकिन आपको टेंस क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो टेंस है वो आपके 50% इंग्लिश को कवर करते हैं। अगर आपके टेंस क्लियर है तो ये मान के चलिए 50% आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ओके। अब देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं। किसी स्टोरी, मैटर या इवेंट में किसी को जब आप इंट्रोड्यूस कराने के लिए ले जाते हैं या करते हैं तब भी देयर का यूज होता है। फिर से सुनिएगा, किसी स्टोरी, मैटर या इवेंट में जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ले जाते हैं या बताते हैं वहां पर भी देयर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आप कहानी बोलते हैं ना, बहुत समय पहले एक राजा रहा करता था, बहुत समय पहले की बात है कि एक विद्वान रहता था, ऐसे। तो एक राजा था, देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग लिविंग विद हिज फैमिली, ओके। तो एक राजा था जो बहुत मेहनती था, देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी हार्ड वर्किंग। एक लड़की है जो ये कर सकती है, देयर इज अ गर्ल हु कैन डू दिस। कुछ लोग होते हैं जो कभी बात सुनते ही नहीं है, देयर आर सम पीपल हु नेवर लिसन टू अस, ओके। कुछ लोग होते हैं जो कभी हमारी बात नहीं सुनते, देयर आर सम पीपल हु नेवर लिसन टू अस। तो जब भी किसी स्टोरी, किसी मैटर, किसी इवेंट से संबंधित किसी को भी इंट्रोड्यूस करना होता है तो वहां पर किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं, ओके। तीसरा पॉइंट, वास्तव में देयर को इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर नॉर्मली इंट्रोडक्शन के लिए ही यूज होता है, वास्तव में देयर को इंट्रोडक्टरी वर्ड कहा जाता है। जी हाँ, नॉर्मली जो देयर होता है उसे इंट्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ओके। टू बी के सेंटेंसेस में, ओके, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो टू बी के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें जब सब्जेक्ट डेफिनेट या सर्टेन ना हो, जब सब्जेक्ट के बारे में हमें आइडिया ना हो, तो हम सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करते हैं। नीचे हुए कुछ सेंटेंसेस में देयर के यूज को समझते हैं, आइए। देयर वाज अ पुलिसमैन ऑन द रोड, रोड पर एक पुलिस वाला था। अब कौन सा था ये किसी को नहीं पता, कोई भी पुलिस वाला हो सकता है, एनी पुलिसमैन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डेफिनेट और सर्टेन नहीं है, किस पुलिस वाले की बात हो रही है, कहाँ के पुलिस वाले की बात हो रही है, हमें नहीं पता। तो ये टू बी का सेंटेंस है, देयर वाज अ पुलिसमैन ऑन द रोड, रोड पर एक पुलिस वाला था। कौन सा था, क्या था, कुछ भी सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है। तो टू बी के सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट डेफिनेट या सर्टेन ना हो तो देयर से उस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। द पुलिसमैन वाज ऑन द रोड, पुलिस वाला रोड पे था, ओके। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अगर दा लगा दिया, दा पुलिसमैन, ये आर्टिकल है, ए एन और दा, इसको हम आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रख लीजिए, अगर हमने दा लगा दिया है
तो वो सर्टेनिटी को बताता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेट पुलिसमैन। आर्टिकल्स में हम इसको और डिटेल में समझेंगे द आर्टिकल को, बट अभी याद रखिए अगर आपने द लगा दिया तो किसी एक सर्टेन पुलिस वाले की बात हो रही है। ओके, नोन पर्सन। द पुलिसमैन वाज ऑन द रोड, पुलिस वाला रोड पे था। देयर वाज अ पुलिसमैन ऑन द रोड। अब पहले सेंटेंस में देयर लगा है मतलब वो कोई भी पुलिस वाला हो सकता है, हमको पता नहीं है। लेकिन सेकंड सेंटेंसेस में द लगा है मतलब डेफिनेट पर्सन की बात हो रही है। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। ओके, कोई भी बिल्ली की बात हो रही है। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। ओके, टेबल के नीचे बिल्ली है, किसकी है, क्या है, जान पहचान की नहीं है, कोई बिल्ली हो सकती है, बाहर से आई, इसीलिए लगाया देयर। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। ओके, एनी कैट, कोई भी बिल्ली की हम बात हो। पूसी, a cat's name is under the table। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली नाम से स्पेसिफाई कर दिया पूसी कैट, तो यहाँ पे डेफिनेट हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डेफिनेट हो गया। पूसी, ए कैट्स नेम, जी हाँ कैट का नाम होता है पूसी, इज अंडर द टेबल। तो पूसी कैट जो है, पूसी बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे, तो ये हमारा डेफिनेट है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? जब डेफिनेट या सर्टेन सब्जेक्ट ना हो तो हम सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वहीं उसकी जगह सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, सब्जेक्ट डेफिनेट है, सब्जेक्ट सर्टेन है, तो हम देयर को नहीं लगाते। दैट्स इट। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज है। तो हमने क्या चीजें पढ़ी, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, स्टार्ट किया था हमने देयर को। अगर आपको ये सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, पर, में, नीचे, और कुछ पोजीशन मिल रही है ऊपर, नीचे, पीछे, तो ऐसे सेंटेंस देयर के सेंटेंस होते हैं। ओके, जैसे छत पर एक बंदर है, कमरे में मम्मी है, किचन में भाई है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस हम देयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देयर से बनाते हैं। उसके बाद देखिए, कभी कभी कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी मेन सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है वो कभी कभी आपके सेंटेंस में एब्सेंट होता है। उस केस में भी आप सेंटेंस को देयर से बनाते हैं। जैसे इस साल अच्छी फसल होगी, देयर विल बी गुड क्रॉप दिस ईयर। इस साल ओके बारिश अच्छी होगी, देयर विल बी ओके देयर विल बी फाइन रेन दिस ईयर। ओके, एक अच्छी बारिश होगी इस ईयर। ओके, देयर विल बी फाइन रेन दिस ईयर। अब कोई समस्या नहीं थी, नाउ देयर वाज नो प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे सेंटेंस में हम देयर लगाते हैं। जब भी किसी स्टोरी, इवेंट, मसले को आपको इंट्रोड्यूस करना होता है किसी भी पर्सन को, वहां पे भी देयर का यूज करते हैं। बहुत समय की बात है, एक राजा रहता था। देयर वाज अ टेल, देयर वाज अ टेल ऑफ ओल्डन डेज। देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्वीन ले इन द जंगल। ओके, कुछ लोग होते हैं, देयर आर सम पीपल हु, तो इस तरह का इंट्रोडक्शन देने के लिए भी देयर का यूज करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि देयर को इंट्रोडक्शन के लिए ही यूज करते हैं, वास्तव में देयर को इंट्रोडक्शन के लिए ही यूज करते हैं। ओके, और जब भी आपका सब्जेक्ट सर्टेन नहीं होता, सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, हमें पता नहीं रहता, अनसर्टेन होता है, तो वहां पे भी आप देयर से उस चीज को समझा सकते हैं। देयर वाज अ पुलिसमैन ऑन द रोड, रोड पर एक पुलिस वाला था। अब कौन सा था, क्या था, किसी को नहीं पता, लेकिन अगर द पुलिसमैन बोल दिया तो सर्टेन हो जाता है। ओके, तो ये सब था देयर का यूज। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, फिर सेशन को खत्म करेंगे। टोकरी में मीठे फल थे, अब थे है यानी पास्ट की बात है, तो देयर वर स्वीट फ्रूट्स इन द बास्केट। टोकरी में मीठे फल थे, देयर वर स्वीट फ्रूट्स इन द बास्केट। बाल्टी में पानी नहीं होगा, फ्यूचर की बात है, देयर विल बी नो वाटर इन द बकेट। बाल्टी में पानी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपका मैं आ रहा है, यहाँ पे मैं आ रहा है। ओके, पछताने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इस सेंटेंस में कोई दिख रहा है आपको सब्जेक्ट? पछताने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में हम देयर लगाते हैं। देयर इज नो मैटर रिपीटेंस। पछताने को क्या कहते हैं? ओके, रिग्रेट भी होता है, लेकिन रिपीटेंस, ये वर्ड याद रखिएगा, रिपीटेंस। ओके, ये भी अच्छा वर्ड, एक नया वर्ड आपको पता चला आपकी वोकैब में। रिपेंटेंस, सॉरी दैट इज रिपेंटेंस, यानी पछतावा।
रिपेंटेंस याद रखिएगा, रिपेंटेंस यानी पछतावा। एक कौवा था, था पास्ट की बात हो रही, देयर वाज अ क्रो, क्या उसके चरित्र पर कोई कलंक है? Is there any stigma on her character? अब कलंक को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, अपनी वॉकिब में बना लीजिएगा। स्टिग्मा यानी कलंक। तो क्या उसके चरित्र पर कोई कलंक है? Is there any stigma on her character? On her character. Okay. इस मंदिर में पुजारी रहता था। There lived a priest in this temple. Again पास्ट की बात हो रही है। There lived a priest in this temple. ओके, पुजारी को कहते हैं priest। आज आपकी वॉकिब भी अच्छी हो जाएगी, कुछ वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। priest यानी पुजारी। तीन नए वर्ड आपको पता चला। रिपेंटेंस मतलब पछतावा, रिपेंटेंस रिपेंटेंस रिपेंटेंस। स्टिग्मा यानी कलंक, स्टिग्मा स्टिग्मा। प्रिस्ट मतलब पुजारी, प्रिस्ट प्रिस्ट प्रिस्ट। ओके ओके, तो ये थी आपकी कुछ एक्सरसाइज, ये थे आपके देयर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स। कुछ में सब्जेक्ट है, कुछ में नहीं है, कुछ में कुछ कंडीशन दी है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या लगती है मैंने आपको बता दी। अब आपका काम है एक बार फिर से इसको अच्छे से रिवाइज करना और उसके बाद इन क्वेश्चन को करके देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, तो ये छोटा सा सेशन था। अब ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सेशन चलेंगे जिसमें मैं एक एक चीज को आपको ओपन करके डिटेल में समझाऊंगा कि किसका यूज कहाँ पर होता है। तो आज हमने सीखा देयर का, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एक और वर्ड। ओके, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल से जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। खुद आप 2 से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस है और चेंज है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय।